आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बी हाइव बुक से, चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर है ये हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट थे, इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थे विंग्स ऑफ फायर। तो उस ऑटोबायोग्राफी जो विंग्स ऑफ फायर बुक है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट हम कह सकते हैं, छोटा एक समरी टाइप लिया और आपके बुक में इसको डाला गया उनके बारे में बताने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए। तो इसमें जो है उनके चाइल्डहुड के बारे में जिक्र है कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल करा अपनी लाइफ में और कैसे उन्होंने चीज़ों को पाया और इतने बड़े मुकाम पे वो पहुँचे हैं। सो देखते हैं चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन अ स्टेट्समैन? सो स्टेट्समैन कहते हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं या फिर जो ऐसा प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे पहुँचते हैं। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही है जो साइंटिस्ट और साथ साथ प्रेसिडेंट भी थे हमारे। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st century became our 11th president in 2002. ऑफ कोर्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हमारे देश में इतना योगदान है, हमारे देश की टेक्नोलॉजी में उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को इतना आगे ले गए, डिफेंस को ले गए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंडिया की इतना डेवलप करा उन्होंने। पोखरन में जो पहला कहते हैं इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ही वजह से हुआ। उन्होंने ही सपोर्ट करा, उन्होंने ही जो है उस चीज़ को एक डायरेक्शन दिया, दिखाया, तब वो जाके हुआ था। और 2002 में जो है वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे एज अ साइंटिस्ट। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्ड। तो विंग्स ऑफ फायर जो उनकी बुक है जिसमें ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है उनकी, तो उसमें अपने उन्होंने चाइल्डहुड के बारे में बात की है। तो उसी के एक्सट्रैक्ट यहाँ पे देखते हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। ठीक है, erstwhile मतलब पहले, erstwhile पहले को कहते हैं, फॉर्मर को। तो मद्रास तो अब चेंज होके चेन्नई हो गया, तो पहले मद्रास कहते थे। तो बताते हैं अब्दुल कलाम जी कि जब मैं छोटा था तो मैं एक तमिल फैमिली में मेरा जन्म हुआ, मिडिल क्लास फैमिली थी, और हमारा घर जो था वो रामेश्वरम में था, जो कि मद्रास स्टेट में आया करता था तब। ठीक है, अब चेन्नई में तो तब मद्रास स्टेट में आया करता था। माय फादर जैनुलब्दीन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। माय फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। तो ऑफकोर्स जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली होती है तो वैसे ही उनके साथ भी यही था। उन्होंने कहा मेरे फादर जो थे वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे और उनके पास ज़्यादा पैसा वैसा भी नहीं था, ज़्यादा वेल्थ नहीं थी उनके पास। एंड डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम। इनेट बोलते हैं एक इनबॉर्न क्वालिटी को, तो कहते हैं इसके बावजूद उनके से इनबॉर्न क्वालिटी थी एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ अ स्पिरिट। ठीक है, तो जैसे बताया पहले के लोग होते थे तो भले ही वो पढ़े लिखे ना होते हो लोग पहले, पर बहुत आदर्श वाले, बहुत उसूलों वाले हुआ करते थे सब, जो है मतलब अच्छे लोग माने जाते थे, अच्छा काम करा करते थे। तो ऐसे ही वही बताते कि मेरे फादर जो हैं वो एजुकेशन वाइज ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा वेल्थ नहीं थी उनके पास, बट इतनी डिसएडवांटेज होने के बाद भी उनके अंदर एक इनर क्वालिटी थी, उनके अंदर एक ऐसा विजडम था कि वो बहुत ही ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट थे, माने एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले वो इंसान थे जिनको हम सब मतलब सराह सकते हैं। तो कह रहे इतना उनके अंदर जो है अच्छी क्वालिटी थी, वो हर एक सम्मानित व्यक्ति मैं उनको मानता हूँ। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा। ठीक है, इसको अंडरलाइन करिएगा। उनकी मदर का नाम था आशियम्मा और फादर का नाम था जैनुलब्दीन। तो वो कहते हैं कि एक बहुत ही उनको मतलब उनके कामों में एक अच्छी हेल्पमेट हम कह सकते हैं, उनकी एक अच्छी पार्टनर उनको मेरी मदर के रूप में मिली और वो थी आशियम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। तो कहते हैं कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि रोज़ मेरी मदर जो है वो कितने लोगों का खाना बनाती थी और खिलाती थी। अब ऐसा क्यों, मान लो कि हम अपने घर की बात करें तो ऑफकोर्स हमारे घर में जितने मेंबर हैं तो हमारी मदर उतने मेंबर्स का खाना बनाती हैं, बट वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं था। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। कहता कि वो अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मैं ये तो नहीं बता सकता आपको कि मेरी मदर रोज़ कितने लोगों के लिए खाना बनाती थी या कितने लोगों को खाना खिलाती थी, पर हाँ मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हमारे घर में रोज़ हमारे अलावा मतलब हमारे खुद फैमिली के अलावा बाहर के लोग ज़्यादा खाना खाने आया करते थे। मान लो घर में 4 फैमिली मेम्बर हैं तो कहते हैं 4 तो यही हो गए 8, कम से कम 8-10 लोग बाहर के आते थे जो रोज़ हमारे यहाँ पे आके जो खाना खाया करते थे। तो वो मदर मतलब जो अपनी मदर की क्वालिटी बताते हैं कि वो इतनी अच्छी थी, इतनी जनरस नेचर की थी, वो कभी किसी को मना नहीं करती थी, कभी टोकती नहीं थी, फादर को नहीं बोलती थी कि ये लोग क्यों आ रहे हैं क्यों खा रहे हैं, वो बहुत मतलब खुश होकर जो है उनको खिलाती थी। और फादर का भी एटीट्यूड इतना अच्छा था कि वो सब लोगों को जो है ऐसा इन्वाइट करते थे, किसी को घर से भूखा नहीं जाने देते थे, कोई खाने के टाइम पर आ गया तो उसको खिलाया करते थे। तो अब्दुल कलाम जी इस
चीज़ को देखते थे। उन्होंने स्टार्टिंग से ही जनरसिटी अपने फादर मदर से उनको मिली है, ये काइंड एटीट्यूड उनको उनसे मिला है, तभी तो वो इतने अच्छे व्यक्ति बन पाए। तो वही सब वो अपने फादर मदर की तारीफ में बताते हैं कि मदर भी जो है इतने लोगों को रोज़ जो है वो खाना खिलाती थी कि मैं गिन नहीं सकता, कि क्योंकि रोज़ इतने आते थे। पर हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि हमारी फैमिली से ज़्यादा लोग रोज़ जो है बाहर के आते थे और जो खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश लुक्स। तो कहते हैं कि मैं भी जो है बहुत सारे बच्चों की तरह एक बच्चा था जो कि छोटा था हाइट में, और मेरे बहुत अनडिस्टिंग्विश लुक्स थे, मतलब कि बहुत अट्रैक्टिव ऐसा कुछ नहीं था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो और मेरे पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी हैंडसम थे और काफ़ी टॉल थे, तो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जब पेरेंट्स अच्छे हैं तो बच्चा भी अच्छा होगा। पर अब्दुल कलाम जी अपने लुक्स को लेकर थोड़ा सा वो अनडिस्टिंग्विश कहते हैं उसको, और बोलते हैं कि मेरे लुक्स जो हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं थे जितने मेरे पेरेंट्स के थे। सो वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस। तो वहीं रामेश्वरम में कहते हैं हमारा एक एंसेस्ट्रल हाउस था जहाँ पे मेरे दादा परदादा रहते थे। तो मैं भी जो है वहीं पर ही रहता था, हम लोग हमारी पूरी फैमिली वहीं रहती थी। एंड विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। उनका घर जो वो एंसेस्ट्रल हाउस था वो लगभग 19th सेंचुरी में बना था। इट वॉज़ अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक। तो वो जो उनका घर था वो जो एंसेस्ट्रल हाउस था वो काफ़ी अच्छा घर था उनका, और जो है वो 19th सेंचुरी में बना था, बट फिर भी जो है पक्का हाउस था वो जो कि लाइम स्टोन से ब्रिक से जो है, मतलब जो आरसी सीमेंट वगैरह सबसे बनता है तो वो से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम में जो एक मॉस्क स्ट्रीट है वहाँ पर बताते हैं, तो कहते हैं वहीं उसी लाइन में जो है हमारा घर हुआ करता था। माई ऑस्ट्रे फादर यानी जो बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत मतलब एक जो ट्रूली इंडियन फादर होते हैं कि सिंपल भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, अच्छे काम के लिए अच्छे, बुरे काम के लिए स्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो कहते हैं ऐसे जो थे वो, ऐसे मेरे फादर ऑस्ट्रे फादर जो थे, माई ऑस्ट्रे फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज़। तो कहते हैं मेरे फादर जो है थोड़े ऑस्ट्रियर थे इन चीज़ों को लेके कि जो है हमको फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, हमें बेकार की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ से ज़रूरत हो बस उससे काम चलाओ। तो कहते हैं उनकी इस एटीट्यूड की वजह से हमारे लगभग जो कंफर्ट और लग्जरी थे वो तो हमारी लाइफ से मिसिंग थे, कि मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये सब चीज़ें जो है बेकार के खर्चे घर में हों। सो हाउ ओवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर। पर इसका ये मतलब नहीं था कि जो नेसेसरी चीज़ें, जो एसेंशियल चीज़ें वो भी नहीं मिल रही। एसेंशियल चीज़ें और नेसेसरी चीज़ें कहते हैं सारी हमारी पूरी होती थी, सारी नेसेसिटीज़ हमारे फादर हमको देते थे, चाहे वो फूड के टर्म्स में हो, चाहे मेडिसिन के टर्म्स में हो, चाहे वो क्लोथ्स के टर्म्स में हो। कहते ये सारी चीज़ें हमको, मतलब फूड शेल्टर क्लोथिंग जो एक बेसिक नीड है, कहते वो हम सबको जो है प्रोवाइड की जाती थी हमारी फैमिली में। पर जो बेकार लग्जरीज वाले खर्चे कह सकते हैं, जो कंफर्ट बनाने वाली लाइफ को खर्चे, वो हमको नहीं दिए जाते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। कहते हैं कि मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ, मतलब मैंने देखा है कि अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि अपने हम उनके समाज में जो है, और ऐसे बहुत सारे लोग थे उस फैमिली में, मतलब वो और भी फैमिलीज़ में, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, जिन्होंने बच्चों ने काफ़ी स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में। पर कहते हैं मैं जहाँ तक आपको बताऊँ तो मेरा जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी सिक्योर रहा। कैसे सिक्योर रहा? दोनों तरीके से सिक्योर रहा। वो मटेरियली भी सिक्योर रहा और इमोशनली भी सिक्योर रहा। मतलब उनको अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का भी हमेशा साथ मिला। मटेरियली उन्होंने जो साधन हो, चाहे वो फूड क्लोथिंग शेल्टर, उनके पढ़ाई लिखाई को लेके, तो वो सारी चीज़ें भी उनकी जो है हमेशा टाइम टू टाइम पूरी की गई। सो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। तो बताते हैं अब्दुल कलाम जी की जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब मैं जो है 8 साल का था 1939 में। एंड फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। और वो कहते हैं कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और अचानक मार्केट में जो है टैमरिंड सीड्स यानी इमली की क्या ऐसी डिमांड बढ़ गई मार्केट में कि इमली जो है लोग बहुत ज़्यादा खरीदने लगे। तो कहते हैं ये मैं कभी समझ नहीं पाया कि एक बहुत ही नेवर अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ थी कि एकदम सडन डिमांड जो है वो कैसे बढ़ गई। सो आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। तो कहते हैं मैं फिर यही करने लगा, जब ऐसा पता लगा मुझे तो मैं जो है जाता था और जो है उन टैमरिंड सीड्स को इकट्ठा करके लेकर आता था, और जो एक प्रोविजन शॉप थी यानी एक जनरल स्टोर जो था वहीं मॉस्क स्ट्रीट में उनके घर के पास, तो मैं उसको लाके जो है सेल कर देता था। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्राइजली सम ऑफ 1 anna। और कहते हैं उस टाइम पे जो है मुझे अच्छी तरह याद है कि जो मैं वो इमलियाँ लेकर आता था और उनको बेचता था तो मुझे लगभग जो है एक अच्छा खासा अमाउंट, जो मेरे लिए बहुत था, 1 anna जो है मेरे को उस टाइम पे मिलता था। कहते हैं मेरे ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, यानी उनके जो जिया जी थे, उनकी जो बड़ी बहन थी उनके हस्बैंड। तो कह रहे मेरे जिया जी जो थे ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीना मणि। ठीक है, दीना मणि अखबार का नाम है वहाँ पे,
तो वो बताते हैं कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो थोड़े से मतलब उनको इंटेलिजेंट मानते थे कि उन्हें चीज़ों का पता रहता था। तो कहते हैं जलालुद्दीन अक्सर जो है मेरे को वॉर के बारे में बताया करते थे, उसकी खबरों के बारे में बताया करते थे। और कहते वही सारी जो खबरें थी फिर मैं उनको पढ़ा करता था, अगले दिन ट्रेस करता था। दीनामणि जो एक अखबार आता था उनके यहाँ पे, कहते हैं मैं उसमें जो है उसको देखा करता था कि हाँ ये सारी बातें जो है मेरे को सच बता रहे। तो वॉर की जो है चीज़ें पढ़ा करते थे वो। एंड आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, कहते जैसे कि हमारा जो एरिया था रामेश्वरम वाला, वो काफ़ी आइसोलेटेड था, माने काफ़ी अलग था। सो वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। तो कहते जहाँ तक वॉर की हम बात करें तो हमारा जो एरिया था वो बहुत ही आइसोलेटेड था, मतलब बहुत दूर दराज इलाके में रिमोट एरिया था। तो वहाँ तक जो है ऐसा वॉर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, वॉर की वजह से कोई नुकसान वगैरह वहाँ पे नहीं होना था। तो कहते हैं हमारा जो एरिया था वो बिल्कुल अनअफेक्टेड था वॉर से। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज। पर कहते हैं फिर बाद में न्यूज़ आई कि इंडिया के जो फौजी लोग हैं, इंडिया के जो आर्मी वाले हैं, उनको भी जो है ज्वाइन करना पड़ेगा अलाइड फोर्स। अलाइड फोर्स था कि उस टाइम पे जो यूएस और यूके का और रशिया का जो एक मिलकर एक उन लोगों ने एक बनाई थी फोर्स, उसको अलाइड फोर्स कहते थे। मतलब उसमें यूके, यूएसए और रशिया तीनों कंट्रीज़ के जो मिलके सेना थी वो मिलके फिर जर्मन से जो थे उनसे लड़ा करते थे। तो उस टाइम पे जो है हमारा जो कंट्री था वो भी ब्रिटिशर्स के अंदर आता था। तो ब्रिटिशर्स जो यूके की फ़ोर्स थी उसमें हमारे भी इंडियन फ़ौजियों को जो है वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए भेजा गया था। सो सून इंडिया को फोर्स करा कि वो लोग एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करें एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। और कुल मिला के जो है हमारे पूरे कंट्री में उस टाइम पे एक एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और कहते जो सबसे पहली कैजुअलिटी मैं कहूँ वॉर के दौरान जो हमारे उसमें हुई थी, कैजुअलिटी माने जो एक नुकसान हुआ वो ये हुआ कि रामेश्वरम स्टेशन पे जो ट्रेन रोका करती थी, रामेश्वरम हॉल्ट पे, स्टेशन भी नहीं था वो एक हॉल्ट था, हॉल्ट बना एक स्टॉपेज को बोलते हैं। तो रामेश्वरम स्टॉपेज पे जो ट्रेन रुका करती थी उसको कैंसिल कर दिया कि अब से जो है ये ट्रेन यहाँ पर नहीं रुका करेगी। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। ठीक है, धनुषकोडी यहाँ पे जगह है। तो क्या हुआ, अब रामेश्वरम में फिर अखबार कैसे आएगा जब ट्रेन ही नहीं रुकेगी। तो क्या होता था, जिस ट्रेन से अखबार आया करता था तो जब वो ट्रेन हॉल्ट पे आती थी तो हल्की हो जाती थी, रुकती नहीं थी। और उस हल्की ट्रेन में से जो अखबार थे वो रामेश्वरम स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे वो फेंकते हुए जाते थे। और जो अखबार वाले होते थे वो उनको कलेक्ट कर लेते थे और फिर बाद में उन्हें एक जगह इकट्ठा करके फिर उन्हें बेचते थे। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई कि ट्रेन रुकेगी नहीं तो उन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो जो रामेश्वरम रोड पर जब उन्हें फेंकते थे तो कहाँ पे, रामेश्वरम और धनुषकोडी जो जगह थी उसके बीच में जो उनके बंडल बना के वो चलती हुई ट्रेन से जो उन्हें अखबारों को फेंकते थे। एंड दैट फोर्स माई कज़न शमशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। तो उनके जो ब्रदर थे शमशुद्दीन, तो शमशुद्दीन का काम जो है वो अखबार वगैरह बेचने का ही था। तो कहते हैं मैं अपने ब्रदर शमशुद्दीन की हेल्प कराता था इसमें, और हम दोनों मिलकर जो है उसको पेपर्स को कलेक्ट करते थे और उनका काम जो था उन पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था रामेश्वरम में। सो टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। तो ऑफकोर्स अब मेरे ब्रदर को जो है ज़रूरत थी किसी ना किसी एक पर्सन की जो उनका इसमें मदद कर सके वो बंडल्स को इकट्ठा करने में। तो कहते हैं ऑफकोर्स उन्हें मैं ही सबसे पहला पर्सन वो दिखाई दिया जो उनकी मदद कर सकता था। तो आई फिल्ड द स्लॉट, है ना कि वो जो जगह थी उस पर्सन की, कोई मदद करे, मदद करने वाले पर्सन की वो जगह मैंने फिल करी, उन्होंने मुझे रख लिया। तो शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। तो कहते हैं मैं आपको बताऊं तो जो मेरे ब्रदर बड़े भाई थे शमशुद्दीन, उन्होंने ही मुझको मेरे लाइफ का जो सबसे पहला वेज था, वेज माने जो एक मजदूरी जिसे कहते हैं, तो कहते हैं जो मेरी मजदूरी थी उन्होंने ही सबसे पहले मेरे को दी। मैंने अर्न जो करी अपनी सबसे पहली मजदूरी वो अपने जो बड़े ब्रदर थे उनसे ही करी। सो हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कहते हैं मतलब आधी सेंचुरी लगभग बीत चुकी है, मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, बट फिर भी कहते हैं कि आज भी मुझे बहुत प्राइड होता है वो बात सोचकर कि मैंने किस तरीके से, कैसे मेहनत से जो है अपना पहले पैसे जो थे मैंने अपनी फर्स्ट वेजेस जो है वो मैंने अर्न करी थी। सो एवरी चाइल्ड is born with some inherited characteristics, interspecific socio-economic and emotional environment and treated in certain ways by figures of authority। तो अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि हर एक जो बच्चा होता है, मैं कह सकता हूँ कि वो उसके अंदर कोई पक्का कोई ना कोई इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स तो होते हैं। इनहेरिटेड माने जो उसको अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। तो ये अपना जो बचपन उन्होंने बताया अब्दुल कलाम जी ने, वो इसीलिए बताया कि अगर आज आप मुझे समझते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या इतना डेडिकेशन है मेरे अंदर किसी चीज़ को लेके, या मैं इतने अच्छे विचारों वाला हूँ, तो ये सब किसकी वजह से, ये सब मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स और जो मेरे अंदर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरे फैमिली के, ये सब उन्हीं की वजह से। ऐसा बताने के लिए अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि हर
बच्चे के अंदर मैं मानता हूँ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनटू स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक यानी कि ये सोशल लाइफ और जो इकोनॉमिकल लाइफ होती है, इकोनॉमिकल ना पैसों वाली, और सोशली जो सामाजिक लाइफ होती है, ये सामाजिक लाइफ जो है ये सोशो इकोनॉमिक लाइफ और जो इमोशनल इन्वायरमेंट है, इनको किस तरीके से देखा जाए, इनको किस तरीके से इसमें रहा जाए, ये इसको जीने के लिए बच्चे में कोई हर एक बच्चे में इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब हमें समाज में कैसे रहना है, हमें समाज में इकोनॉमिकली कैसे रहना है, हमें समाज में इमोशनली कैसे रहना है, ऐसा सब कौन सिखाता है हमको? ऐसा सब हमारी फैमिली सिखाती है, या फिर हमारे अंदर खुद कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि हमको पता है कि ये वाली चीज़ हमको कैसे करनी है। एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और फिगर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है यहाँ पे? हमारी फैमिली को बोला जा रहा है कि हमारी फैमिली जो है, जो हमारी अथॉरिटी होती है, हमको ट्रेन करती है कि हमें किस तरीके से इन कामों को करना है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो कहते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे अंदर जो ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन आप लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा है, ये सब मुझे किससे मिला है? ये सब मुझे मेरे फादर से मिला है, मेरी मदर से मिला है। एंड आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और कहते हैं कि मेरे अंदर जो गुडनेस को लेके एक फेथ है, कि अच्छाई को लेके मेरे अंदर जो एक विश्वास है कि अच्छाई होती है, और मेरे अंदर जो काइंडनेस है इतना ज़्यादा, वो सब किसकी वजह से? वो सब मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स की वजह से। ठीक है, तो अपने अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, या हम जो बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ये सब है, ये सब अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, ये सब मेरी वजह से नहीं है, ये सब मेरी फैमिली की वजह से, मैंने अपनी फैमिली से सब कुछ चीज़ें सीखी हैं। जैसे वो डेडिकेट करते हैं अपनी ऑनेस्टी और अपने सेल्फ डिसिप्लिन को अपने फादर मदर को, अपने अंदर गुडनेस और काइंडनेस को अपने ब्रदर और सिस्टर्स को डिनोट करते हैं कि सब इनकी वजह से जो है मेरे को मिला है। कहते हैं आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। ये तीनों नाम आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपको याद करना है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो कहते हैं मेरे बचपन में मेरे 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। कहते हैं 3 मेरे बचपन के दोस्त थे और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एंड ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। और कहते हैं ये तीनों जो लड़के थे, ये तीनों लड़के जो है एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। और कैसे? ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं जो छोटी सोच के होते हैं। तो कहते हैं जो तीनों थे, तीनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में थे। और पर कहते हैं तीनों की जो फैमिली थी वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली थी, और जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप थे, ना बहुत ही छोटी सोच के थे। जैसा वो लोग सोचते कि नहीं दूसरे ऐसा मुस्लिम्स के साथ जो है हमें दोस्ती नहीं करनी है, उनके साथ नहीं जाना, या उनका खाना पीना अलग होगा, हमारा खाना पीना अलग होता है, दूर रहना। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं ऐसे वाली सोच के थे। एंड एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवरसेल्फ। पर कहते हैं ये तो उनकी फैमिली सोच थी, पर मैं जहाँ तक आपको अपने दोस्तों की बात बताऊं तो मैंने और मेरे दोस्तों ने कभी भी हमें आपस में कभी भी कोई भी डिफरेंस जो है हमने नहीं देखा, ना ही हमने कभी कोई डिफरेंस आपस में माना। बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। किसकी वजह से? कि भले ही हमारे रिलीजियंस अलग हो, भले ही हमारी जो अपब्रिंगिंग यानी जैसे हमको पाला पोसा गया है वो पालन पोषण हमारा अलग हो, हमारा खाना पीना अलग हो, पर कहते कभी भी हमने आपस में एक दूसरे में कभी भी कोई भी डिफरेंस नहीं करा। इस वजह से कि हम लोग अलग रिलीजन के, या हमारी पालन पोषण जो है वो अलग हुआ है, इस वजह से हमने कभी भी आपस में कभी भी कोई डिफरेंशिएट नहीं करा। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। और कहते हैं कि मेरे 3 दोस्त में जो रामानंद शास्त्री थे वो तो जो है जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे वो उनके बेटे थे, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम में जो है एक हिंदुओं का बहुत बड़ा टेम्पल है जो तीर्थ यात्रा के लिए भी माना जाता है। तो उस रामेश्वरम टेम्पल के जो सबसे बड़े पुजारी थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनके जो बेटे थे रामानंद शास्त्री वो अब्दुल कलाम जी के फ्रेंड थे। तो बताते हैं कि वो तो इतने बड़े पुजारी के बेटे थे, पर जब भी वो क्या नहीं करता था, जब भी हम लोग जो है आपस में कोई डिफरेंस नहीं मानते थे। लेटर ही टुक ओवर इज प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और कहते वही हुआ कि अब आज उनके पिताजी सबसे बड़े पुजारी थे, फिर जब पिताजी की डेथ के बाद कहते हैं आज जो है वही क्या बन चुके हैं, जो उनके फ्रेंड है रामानंद शास्त्री, वही रामेश्वरम टेम्पल के जो है सबसे बड़े पुजारी बन गए हैं अब। एंड टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, ऑफकोर्स उनके फादर से उनको जो है वो टेम्पल मतलब उनको देख रेख के लिए मिला है। एंड अरविंदन वेंट इन टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और कहते हैं जो अरविंदन जो मेरे दूसरा दोस्त था वो जो है उसने एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करा, जिसमें वो जो है पिलग्रिम्स यानी जो तीर्थ यात्री होते थे रामेश्वरम, तो उनको जो है वो लेकर आते थे और उन्हें छोड़ने जाते थे। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और जो मेरे तीसरे दोस्त है शिव प्रकाशन, कहते हैं आज जो सदर्न रेलवेज जो है वो सदर्न रेलवेज में केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, केटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर यानी जो ट्रेन में ऐसा खाना वाना सप्लाई होता है, कैंटीन में सप्लाई होता है, ट्रेनों में जो बनता है तो पैकेट्स जो आते हैं, तो वो सब जो है वो शिव प्रकाशन जी जो
जो थे उन्होंने उसका काम जो है शुरू करा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने तीनों दोस्त को डिस्क्राइब करा कि तीनों दोस्त जो कि टिपिकल हिंदू फैमिली को बिलोंग करते थे, ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करते थे, बट फिर भी हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी, इतनी गहरी थी, या हम सब के विचार इतने अच्छे थे कि हम अपनी फैमिली की बातों पे नहीं जाते थे और हम आपस में एक दूसरे में कोई भी डिफरेंस नहीं मानते थे, ना ही हम डिफरेंस समझा करते थे। हम जो हैं तीनों बहुत ही मतलब हम अच्छी सोच के थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो तो बल्कि जो है रामानंद शास्त्री तो के जो फादर थे वो तो बल्कि सबसे बड़े प्रीस्ट थे रामेश्वरम के टेम्पल के, बट फिर भी जो है उन्होंने कभी भी उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कहते कि करा या माना कि हम लोग जो है अलग है। और बाकी उनके दोस्त भी सब अलग अलग बिजनेस में बताते हैं कि सब इन्वॉल्व हो गए, बट हमने कभी भी एक दूसरे में किसी चीज़ को लेकर कभी कोई भी डिफरेंस। So during the annual Shri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirth, विच वॉज नियर आर हाउस। ठीक है, तो अब ये देखिए मतलब कितने अच्छा बताते हैं कि हम लोग मतलब एक आइसोलेटेड जगह रामेश्वरम, बिल्कुल शांत जगह, कोई किसी वॉर का कोई कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और सब लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे, सब लोगों में आपस में बहुत प्यार था, कोई किसी से कोई डिफरेंस नहीं मानता था। ऐसा जो है यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि एक हमारे कहते हैं कि हमारे वहाँ रामेश्वरम में एक हर साल जो है एक सीताराम कल्याण सेरेमनी हुआ करती थी। सीतारामा कल्याणम सेरेमनी करके ऐसे कोई प्रोग्राम वो लोग सेलिब्रेट करते होंगे हर साल। तो कहते हैं उस प्रोग्राम में सीताराम जी को जो है वहाँ से लेकर एक कुंड तक था, वहाँ पे एक श्री राम तीर्थ करके एक पॉन्ड था, तो वहाँ पर उस कुंड में जो है उनको वहाँ पे ले जाना होता था। तो जिस बोट से उनको ले जाते थे, कहते वो बोट जो थी वो हमारी फैमिली अरेंज करती थी उस बोट को, और हमारी बोट में जो है उनके जो श्री राम जी लॉर्ड जो थे उनको जो है टेम्पल से लेकर उनको उस नाव में रखकर और फिर उस तीर्थ तक ले जाने का काम जो है हमारे परिवार जो है उसको करा करता था। तो बताते हैं कि मतलब हम लोग जो है रिलीजन वाइज अलग होने के बावजूद भी कोई कभी इस चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं मानता था कि नहीं इस नाव में नहीं जाना, ऐसे नहीं करना। कहते हर साल जो था हम ही लोग जो है इस काम को करा करते थे, उस मैरिज साइट तक जो है हम ही उनको जो है लेकर जाया करते थे। And events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories for mother and grandmother would tell the children in our family। ठीक है, देखिए कितनी सुंदर बात बताते हैं और कहते हैं कि मतलब कितना अच्छा, कितना पीसफुल लाइफ देखी है उन्होंने। और एक घर में जब ऐसे संस्कार होते हैं, घर में जब ऐसी बातें होती हैं, तभी बच्चे जो है APJ अब्दुल कलाम जैसे एक काइंड एटीट्यूड के पर्सन बनते हैं। तो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा घर जो है मतलब मैं मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करता हूँ तो मुस्लिम ही कम्युनिटी रहती थी, वही सोच रहते थे। कहते ऐसा नहीं, कहते हमारे घर में जो है कहते मेरी मदर जो थी, मेरी ग्रैंड मदर मेरे को रामायण की कहानी भी सुनाती थी, और मेरे को मोहम्मद प्रॉफिट जो थे उनकी भी कहानी, मेरे को जो मुस्लिम हम थे डिवोटी, तो कहते उनकी कहानी भी जो है मेरे को वो सुनाती थी। मैंने प्रॉफिट की भी, मोहम्मद प्रॉफिट की भी कहानी सुनी है। मैंने रामायण में श्री राम जी और सीता जी की, इनकी सबकी भी मैंने कहानी सुनी है। तो कहते थे हमारी बेड टाइम स्टोरी हुआ करती थी, जो कि मेरी मदर और ग्रैंड मदर जो है सिर्फ मुझे ही नहीं हमारी फैमिली में सभी बच्चों को जो है वो अक्सर सुनाया करती थी। मतलब बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार आए, बच्चे अच्छी चीज़ सीखें, चाहे वो किसी से भी अच्छी सीखें, चाहे वो मोहम्मद साहब से सीखें, चाहे वो श्री राम जी से सीखें, वो किसी से सीखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उनकी। मतलब अब उस फैमिली का आप सोच देखिए, उस फैमिली के आप लेवल देखिए उनके मैच्योरिटी का, कि वो लोग इतने पढ़े लिखे ना होने के बाद भी कितनी अच्छी सोच अपने मन में रखते थे कि नहीं हम ऐसा हेटनेस वाली जो भावना है, ये हेटेड भावना जो है हमें सबके मन से निकालना है और अपने बच्चों के अंदर हमें एक काइंड एटीट्यूड डालना है, जो कि उन्होंने किया। और वो हमें किसके एग्जाम्पल में दिखता है, वो हमें अब्दुल कलाम जी के एग्जाम्पल में साफ दिखाई देता है कि वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए भी कभी उन्होंने जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर कभी भी उन्होंने जो है ऐसा कोई भेदभाव नहीं करा, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करा। वो हमेशा जो है अपने आप को एक बहुत ही अच्छा पर्सन दिखाते थे, और ऑफकोर्स वो बहुत अच्छे पर्सन थे, बहुत ही काइंड एटीट्यूड के पर्सन थे, सब उन चीज़ को मानते हैं। सो वन डे वो बताते हैं, वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री प्राइमरी को बोलते हैं। तो बताते हैं एक दिन जब मैं अपने 5वीं क्लास में था रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। तो हमारी क्लास में एक नए टीचर आते हैं, एंड आई यूज़ टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। तो कहते ऑफकोर्स मैं एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करता था, तो मैं जो है अपने एक मुस्लिम वाली जो कैप होती है, कहते हैं मैं उसको पहना करता था। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और कहते हैं मैं क्या करता था, मैं उस कैप को पहनता था, और मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त था रामानंद शास्त्री, और मैं उसके साथ जो है सबसे आगे वाली रो में बैठा करता था। सो हु रोट द
सेक्रेड थ्रेड, हु वोर द सेक्रेड थ्रेड। तो कहते हैं रामानंद शास्त्री बारात में बैठता था, तो रामानंद शास्त्री जो है वो सेक्रेड थ्रेड पहनते थे। सेक्रेड थ्रेड यानी कि वो जनेऊ जो होता है, तो कहते वो जनेऊ पहना करता था। तो मतलब कहते वो जो नया टीचर आया, वो नए टीचर ने हम दोनों को देखा और उसको देख के बड़ा अजीब लगा कि यार फ्रंट रो में जो है रामानंद शास्त्री बैठे हैं, माने जो इस रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी, मतलब सबसे पूजनीय लोग हैं, उनमें उनका बेटा है, और बराबर में ये मुस्लिम का बेटा बैठा हुआ है, कैप पहने बैठा हुआ है। तो उस नए टीचर को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदूज प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो यानी उसके पेट में जो है ये कुड नॉट स्टमक यानी टॉलरेट ना करना, वो ये बात उसको हजम नहीं हुई कि यार ये कैसे हो रहा है, ये हिंदू प्रीस्ट का बेटा जो है ये मुस्लिम के साथ कैसे बैठा हुआ, उसको ये बात हजम नहीं हुई। तो उसने क्या करा, in accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench। तो कहता उसने फिर वो टीचर ने सोचा कि नहीं यार ये तो गलत है। तो उसने कहता, तो अब्दुल कलाम जी बताता है उसने सोशल रैंकिंग के हिसाब से कि यार ये प्रीस्ट का बेटा है तो इसको आगे बैठना चाहिए, ये मुस्लिम का बेटा है तो इसको जो है पीछे बिठा दो जाके। तो उसने यही करा, कहता उसने जो है हमारे साथ ऐसा डिफ्रेंशिएशन करा कास्ट क्रीड वाइज रिलीजन वाइज, वैसी सोच का टीचर था। तो उसने क्या करा, कहते उसने मेरे को जो है वहाँ से उठा के पीछे वाली सीट पे जो उसने मुझे बिठा दिया। आई फेल्ट वेरी सैड, कहते मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, मुझे बहुत बुरा लगा ये देखकर जब उसने मेरे साथ ऐसा करा। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। कहते मेरे साथ तो करा, मुझे तो बुरा लगना ही था, मुझे तो बुरा लगा ही लगा, पर उससे ज़्यादा बुरा कहते मेरा जो दोस्त था रामानंद शास्त्री, उसको मुझसे ज़्यादा बुरा लगा कि इन्होंने ऐसा क्यों करा। इन्होंने मेरे दोस्त को जो है यहाँ से उठा के इस छोटी सी सोच के ऊपर कि उस फैमिली को बिलोंग करता है, रिलीजन को बिलोंग करता है, बिना जाने कि वो कैसा बच्चा है, कैसी सोच का बच्चा, और उठा के उसको पीछे सीट पर बिठा दिया। ये रामानंद शास्त्री को बहुत बुरा लगा, ये उन्हें बहुत बेकार लगा कि इसने क्या करा। सो ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। डाउनकास्ट यानी सैड। और वो ये अब्दुल कलाम जी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि जब मैं पीछे जाकर बैठा अपनी सीट पे तो मैंने रामानंद की तरफ देखा तो वो जो है ऐसे अपना मुंह लटका के जो है नीचे बैठ गया था, वो भी दुखी हो गया था, वो भी डिप्रेस्ड हो गया था इस चीज़ को देख के कि ये टीचर ने जो है बहुत गलत करा। तो कहते हैं मैं उससे समझ सकता था कि रामानंद भी इस टाइम जो है वही फील कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। सो द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। तो देखिए कितना अच्छा, मतलब जब दोनों तरफ से इतना अच्छा स्वभाव होता है, इतना अच्छा व्यवहार होता है, इतने अच्छे दोस्त होते हैं, तभी तो जो है इतने अच्छे इंसान बनते हैं। तो कहते हैं कि वो इमेज आज तक मुझे याद है, वीपिंग माने रोने की। जब मुझे लास्ट रो में शिफ्ट कर दिया तो कहते मेरा दोस्त कैसे रो रहा था इस वजह से कि मैं लास्ट रो में चला गया, मुझे भेज दिया गया उठ के, मतलब उसको कितना दुख हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा करा। कहते वो लास्टिंग इंप्रेशन आज तक मेरे ऊपर जो है रामानंद शास्त्री का मेरे ऊपर है, जिसने मेरे अंदर जो है इस चीज़ को बदला कि नहीं रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान से फ़र्क पड़ता है, इंसान जो है अच्छे होने चाहिए, अच्छी सोच के होने चाहिए। सो आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। तो कहते यही हुआ। फिर जब हम घर गए तो घर जाते ही जो है रामानंद ने अपने फादर को बताई सारी बात, और कहते मैंने भी अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई जो आज हुआ हमारे। तो लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर। तो कहते जो लक्ष्मण शास्त्री थे, लक्ष्मण शास्त्री जो कौन थे, रामानंद शास्त्री जी के फादर, जो रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े प्रीस्ट थे, उन्होंने जो है उन्हें गुस्सा आया ये चीज़ सुनकर कि अच्छा ऐसा। अब ये देखिए लक्ष्मण शास्त्री जो मतलब रामानंद शास्त्री के जो उनके जो फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री, उनके जो फादर थे लक्ष्मण शास्त्री जो सबसे बड़े जो है प्रीस्ट थे वहाँ के, तो उन मतलब वो भी हिंदू, मतलब सबसे हम कह सकते हैं वो तो सबसे जो है ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, हिंदू थे वो तो प्योर हिंदू, और फिर भी उनके अंदर ऐसी सोच नहीं थी, फिर भी उनके अंदर ऐसा व्यवहार नहीं था कि नहीं वो मुस्लिम है या वो दूसरी कम्युनिटी का या वो दूसरी कास्ट का है तो उसको ऐसे करो, उसको ऐसे ट्रीट करो। नहीं, उनके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो हमें कैसे पता लगा, अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि जब लक्ष्मण शास्त्री जी को इस बारे में पता लगा अपने बेटे से तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने जो है उस टीचर को जो है बुलवाया अपने पास, एंड इन आर प्रेजेंस, और कहते हैं हमें भी बुलवाया, हम बच्चे भी खड़े हैं, मेरे पेरेंट्स भी खड़े हुए हैं, और उधर से वो टीचर को बुलवाया और हमारे टीचर को जो है हमारे सामने उन्होंने बुला के कहा, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और देख कितनी सुंदर बात उन्होंने जो है कहते हैं हमारे बच्चों के सामने, हम बच्चों के सामने और हमारे पेरेंट्स के सामने जो है उस टीचर की खूब लताड़ लगाई, खूब डांट लगाई उसकी, और उसको बोला कि तुम हिम्मत भी मत करना हमारे लोगों, हमारे इनोसेंट बच्चों में, हमारे जो इतने प्यारे बच्चे इनोसेंट
इंटेलिजेंट बच्चे, इनके अंदर इतनी अच्छी भावना है और तुम इनके अंदर ये सोशल इनइक्वालिटी और ये कम्युनल इंटॉलरेंस यानी जाति का भेदभाव या रिलीजन का भेदभाव इनके अंदर डालने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ये हरकत तुमने बहुत गलत करी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत डांट लगाई। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड। और तो उन्होंने सीधे सीधे बस बिल्कुल उन्हें धमकाते हुए उनको टीचर को बोला, रामानंद शास्त्री ने, लक्ष्मण शास्त्री ने, कि देखो टीचर, या तो तुम अभी इनसे सॉरी मांगो और इनसे अपोलोजाइज करो कि आज के बाद नहीं करो, या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है कि अभी इसी वक्त ये स्कूल और ये आइलैंड छोड़ के तुम यहाँ से चले जाओ। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। ठीक है, तो कहते हैं कि मतलब उस यंग टीचर ने जब ऐसा डांट खाई तो उसने सिर्फ ऐसा नहीं कि रिग्रेट करा अपने बिहेवियर पे, उसने सिर्फ माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उनका जो स्ट्रॉन्ग सेंस था कन्विक्शन का लक्ष्मण शास्त्री का, जब उसने देखा टीचर ने कि यार लक्ष्मण शास्त्री जो इतना बड़ा पुजारी होकर मंदिर का भी और ऐसी सोच रखते हैं, ऐसा विचार रखते हैं, तो ये तो मैंने बहुत गलत करा। तो उनकी जो कन्विक्शन थी यानी उनकी जो बिलीफ थी, स्ट्रांग बिलीफ थी लक्ष्मण शास्त्री की, उनकी बिलीफ ने उस टीचर को भी बदल दिया। उस टीचर की जो सोच थी समाज के प्रति, उस टीचर की जो सोच थी, जो जैसा व्यवहार करता था, वो भी बिल्कुल बदल गया, वो भी बिल्कुल चेंज हो गया और वो भी जो है लक्ष्मण शास्त्री जी की तरह एक अच्छा इंसान जो है बनने की सोचने लगा।